नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एडुटेरिया का मोस्ट इंपोर्टेंट सेट प्रैक्टिस, ये सेट नंबर कितना साथी होती है? सेट नंबर 5 है। क्या है? सेट नंबर 5। सेट नंबर कितना है? 5 है। और अभी तक क्या है, आपको सेट नंबर हम लोग 1 to 4 अवेलेबल करा चुके हैं और ये है सेट नंबर 5। वो भी ऐसा डिस्कशन कहीं और कहां के सीरीज के साथ। आपको यकीन मानिए साथियों, ऐसा डिस्कशन कोई करा ही नहीं सकता। और अपना तो नारा ही है कि शिक्षकता बने के बाद, शिक्षकता बने के बाद सीरीज के तहत। और आपको सेट नंबर 4 सब अवेलेबल है आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेज केजीजी पर। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5। ओके, और ये है आपका आधुनिक भारत खल्लास बरमाला सीरीज, 1000 क्वेश्चंस। इसको भी देखिएगा। 8 घंटा लगातार कराए हैं आपको बिहार हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद बीपीएससी शिक्षक भर्ती महत्वपूर्ण समान अध्ययन जो है ये भी कराया गया है, पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित। ओके, पूरा डिटेल्स ये सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आइए अब हम लोग आज सेट नंबर कितना स्टार्ट करते हैं, तो सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ साथियों? बताइए, किसके कार्यकाल में हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। और आपको पता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध किसके खिलाफ होता था? तो टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली थे। कौन थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ। ओके साथियों, और इसमें चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक, किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में साथियों। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद क्या हुआ? वाडियार वंश, वाडियार वंश के शासक को गद्दी सौंपकर क्या हुआ? टीपू सुल्तान की मृत्यु कर दी गई, मृत्यु हो गई। और ये कब हुआ था? 1799 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम के सिंगेरी गेट पर क्या हुआ था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान पहला ऐसा व्यक्ति था जो क्या अंग्रेजों के मंसूबों को भांप गया था और बोला था कि अंग्रेज क्या है? अंग्रेज गद्दार हैं और इनसे हमें बचना ही होगा। और इसके पिता टीपू सुल्तान ने कितने, कुल 4 युद्ध लड़े अंग्रेजों के साथ। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, लेकिन लास्ट में आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ही युद्ध समाप्त हो गया। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नेहरू जी। कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। और इन्हें कब चुना गया था साथियों? इन्हें चुना गया था 1799 में। कब चुना गया था? 1892 ईस्वी में चुना गया था। ठीक ना। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था। किसे? दादा भाई नेहरू जी को। ओके साथियों, और आपको पता है कि दादा भाई नेहरू जी ने 3 बार क्या किया है? कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। ठीक है ना साथियों। सर सैयद अहमद खान के बारे में आपको पता है कि ये मुस्लिम सुधार से संबंधित थे और अलीगढ़ आंदोलन के नेता थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये क्या करते हैं? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और अरविंद घोष जो है ये क्या कर रहे थे? अरविंद घोष ने क्या किया था साथियों? तो अरविंद घोष ने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी। किसकी? ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी पौंडीचेरी में। और निष्क्रिय विरोध का नीति दिया था। कौन? अरविंद घोष ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, तो नील विद्रोह कथा घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो बताइए आप साथियों, नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 में, 1859-60 के समय हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1859 और 60 के समय हुआ था। और कहाँ हुआ था साथियों नील विद्रोह? तो नील विद्रोह आपको बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1856-57 में संस्थाल विद्रोह हुआ था। 55-56 या 56-57 में। ठीक, और इस विद्रोह में जो है, एक सेकेंड, किसमें हुआ था? 1855 और 56 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? सिद्धू कानू, चांद भैरव। कौन थे? सिद्धू कानू और चांद भैरव क्या थे? इसके नेता थे। किसके नेता थे साथियों?
तो उसके बाद सिपाही विद्रोह तो आपको पता है 1857 हुआ था जिसको आप लोग, और दक्कन का विद्रोह कब हुआ था साथियों, तो दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ था। अब इस हिसाब से आपको क्या करना है, सही क्रम को सजाना है। आप लोग क्या कीजिए, इसे सही क्रम में सजाइए। तो बताइए सही क्रम क्या होगा साथियों, तो सबसे पहले क्या होगा, दो, उसके बाद दो के बाद क्या होगा साथियों, चार, चार के बाद क्या होगा, एक, और उसके बाद तीन। तो दो चार तीन एक, दो चार, दो चार तीन एक। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा ही आपका पैटर्न रहने वाला है, इसी के यही पैटर्न रहेगा 100%। मंगल पांडे के विद्रोह का नेतृत्व कहा क्या था, तो मंगल पांडे ने, जिसने नारा दिया था क्या चीज साथियों, मारो फिरंगी को, फिरंगी को, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने। और ये बैरकपुर के 36वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे, तो 36वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। ओके साथियों, और इन्होंने क्या किया था, तो जनरल बग और ह्यूडसन की हत्या कर दी थी। जनरल बग और ह्यूडसन की हत्या कर दी थी कब, 29 मार्च को, 29 मार्च, 29 मार्च 1857 को। ओके साथियों, ठीक ना। ओके, अब आगे देखिए, कहता है बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। तो बिहार बंगाल काश्तकारी का मतलब क्या होता है, वो जो कपड़ा बुनता था, तो वो अधिनियम कब पारित हुआ साथियों, तो 1885 में। और 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और यही 1885 में क्या हुआ, बिहार काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। तो आप कहिएगा इस समय तो बिहार बंगाल, तो बिहार बंगाल एक साथ था, और जब बंगाल बिहार अलग हुआ तो इस काश्तकारी अधिनियम का नाम हो गया क्या थी, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया, तो किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया साथियों। ओके, ये अपनाया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके साथियों, आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी में एक और काम हुआ था, वो क्या था, तो वो था आपका मौलिक अधिकार की पहली बार क्या की गई थी, चर्चा की गई थी और घोषणा किया गया था किसमें, तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। ओके साथियों, और कहता है फैजपुर 1937 ये गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जेआर नेहरू ने, जेआर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। लखनऊ अधिवेशन 1936 और बंबई सत्र 1934, ये सब क्या था अलग। कहता है वर्ष 2023 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था, ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ये कौन पेश किया था साथियों, तो जॉन एडम्स ने। किसने, जॉन एडम्स ने पेश किया था कब, 1823 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाचार पत्रों को दबाना। क्या करना था, भारतीय समाचार पत्रों को दबाना, इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। निम्न से किसने नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। और नील दर्पण पुस्तक की रचना किसने की थी, तो आपको पता है नील दर्पण बंकिम चंद्र जी की पुस्तक थी, ठीक है। सॉरी, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की पुस्तक थी, दीनबंधु मित्र की पुस्तक थी। और ये नील विद्रोह जो हुआ, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में, उसी पर आधारित था, नील विद्रोह पर। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा। सचिंद्र सान्याल ने किसके स्थापना की थी, अनुशीलन समिति की, किसकी, अनुशीलन समिति की। ये सब आपको डिटेल से हम कराते रहते हैं। और अरविंद घोष ने औरविले आश्रम की स्थापना की थी। और अलीपुर संयंत्र केस में ये क्या हुए थे, फंस गए थे, कौन, अलीपुर। लेकिन इन्हें किसने बचा लिया, तो चित्तरंजन दास ने इन्हें बचा लिया। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक कौन थे, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक थे के एम पर्रिकर। कौन थे, के एम पर्रिकर। ओके, और कहता है वंदे मातरम संस्थापक थे अरविंद घोष। बम्बई क्रॉनिकल के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। कॉमरेड के थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल के अबुल कलाम आजाद। प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी। और इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या लिखाया गया था, इंडिपेंडेंस समाचार पत्र, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ओके साथियों, और एस सदानंद के द्वारा
नहीं है यहाँ कोई पता, ठीक। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन थे? के.एम. पर्रिकर। ओके साथियों, पुस्तक राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब लिखा गया तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू इन्हें किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को क्या कहा था? तूफानी हिंदू। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था, नरेंद्र था। ओके, और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और इसीलिए इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद इन्होंने क्या किया था साथियों? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। कब? ओके, 1897 में, ठीक है। और ये जो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इसलिए 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और 1893 में खेतरी के महाराज के कहने पर ये कहाँ गए थे? तो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और खेतरी के महाराज के ही कहने पर इन्होंने विवेकानंद नामक उपाधि हासिल कर ली। तो उन्होंने अपनी पहली पुस्तक संसारिक सुख और नेताजी सुभाष, आधुनिक भारत का निर्माता अभी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। किसे? तो स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक है ना। और 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। 1899 में किसकी स्थापना की? बेलूर मठ, ठीक है। और 1897 में जो है रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा, इतना डिटेल आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। ओके साथियों, आइए अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ? तो ठगी प्रथा का दमन जो हुआ, ये हुआ कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में हुआ। ओके साथियों, और ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? 1828 से लेकर 1835 तक गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड, कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन रहे थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे थे, ठीक है ना। और इन्हीं के सहयोग से ये व्यक्ति जो है कर्नल सलीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था, ठीक है, 1835 के। लेकिन ये तो चले गए, लेकिन 1839 में इसके आयुक्त के रूप में पदोन्नत किए गए थे। कौन? ठीक। और ठीक, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे का माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। क्यों? क्योंकि 1882 में जो भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और अपने कार्य का स्थानीय भारतीय दुर्दशा को कम करने के लिए सुधार की शुरुआत की। इन सुधारों में प्रमुख स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी, जो ब्रिटिश भारत में अपनी तरह का पहला था। इसके लिए उन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कार्य किया। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? तो भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत का उद्धारक? तो विलियम हंटर तथा हंटर आयोग के बड़े पैमाने शैक्षणिक सुधारों का आह्वान किया। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो हंटर आयोग की। हंटर आयोग रहेगा तो शिक्षा, और हंटर कमीशन रहेगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1881 में इन्होंने पहली जनगणना अधिनियम, कारखाना अधिनियम भी लाए था। लॉर्ड रिपन ने मद्रास वन में विभाग के पुनर्गठन और भारत के व्यवस्थित वन संरक्षण विस्तार को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, कथा निम्नलिखित में से किसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय 1904 में किसने बताया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने बताया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के क्या थे? ये राजनीतिक गुरु थे। ओके, इस अधिनियम द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयोगशाला जैसी नई पहल शुरू की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रतिगामी उपाय बताया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? 1934 के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। आपको पता है। ओके, 1934 से 31 से लेकर 36 तक, 1931 से लेकर 1936 तक क्या हुआ था? 1931 में लॉर्ड इरविन जो है विफल हो गया था, इसलिए उसके बाद उसे वापस बुला लिया गया और लॉर्ड वेलिंगटन को 1931 से 36 तक भारत का वायसराय नियुक्त कर भेजा गया। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते। किसने कहा था? हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। यह प्रसिद्ध कथन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अब महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ओके साथियों, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1939 में, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मुक्ति दिवस के रूप में। ओके,
कहता है अगला देखिए, कहता है दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम के गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा लिखा गया? तो आपको पता है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई थी, ठीक है ना। साबरमती से लेकर दांडी तक, और ये 6 अप्रैल को क्या हुआ था? 6 अप्रैल को पहुंच गए थे गांधी जी, और वहां नमक बनाकर 6 अप्रैल 1930 को, और कुल 24 दिनों तक क्या चली थी? यात्रा चली थी। ओके, और 78 अनुयायी भाग लिए थे, और 275 मील की यात्रा थी, ये सब आपको पता है। और इसी समय जो है गांधी जी का प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो लिखने वाले कौन थे? दिगंबर विष्णु फलुस्कर। दिगंबर विष्णु फलुस्कर ने ये भजन लिखा था। ओके, कहता है गांधी जी की उपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखिए आपको ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया था? जीरो आवर के तहत सबों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब सबों को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके बाद क्या हुआ साथियों कि अरुणा आसिफ अली बच गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेता नहीं थी। अतः अरुणा आसिफ अली ही ने क्या किया? गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन किया। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक प्रणाली या सिक्के के नए पैमाने के या वजन एवं माप की शुरुआत की? ये व्यक्ति कौन था साथियों? ये सब काम किया था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों से मुक्ति चाहता था। आपको बताए थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, जिस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहता नवंबर 1750 में टीपू ने क्या किया था? तो इसने हैदर अली 1781 से 82 तक रहा, और 82 से लेकर 99 तक टीपू सुल्तान रहा, ठीक। 1782 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान राजा बना था। और ये जो है 1700, ये इनका जन्म कब हुआ था? 1750 में हुआ था। ये कब हुआ था? जन्म हुआ था किसका? टीपू सुल्तान का, ठीक है ना साथियों। प्रसिद्ध टीपू ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें उसका सिक्का, एक नया मुद्लोदी लूसी सोलर कैलेंडर और एक नई भूमिका प्रणाली क्या थी? टीपू के द्वारा स्टार्ट की गई थी। मुर्शिद कुली खां जो है ये बंगाल का क्या था? पहला स्वतंत्र नवाब था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या स्टार्ट किया था साथियों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था आपका जमींदारी प्रथा। और रघुनाथ राव जो है ये पेशवा क्या थे? ये तो जो बीजापुर की संधि, वो जो संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय के साथ, वो किसने किया था? रघुनाथ राव। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ये वादा किया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ओके साथियों, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और इसमें गांधी जी ने वादा किया था कि हम क्या करेंगे एक महीने 1 साल के अंदर। और गोलमेज सम्मेलन के दौरान, तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930, 1931 और 1932 में, ठीक है ना। दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट किए थे, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति 30 जून 1948 तक होनी थी। कब तक? 30 जून 1948 तक होनी थी, ठीक है ना साथियों। एक्चुअली में क्या था? क्लीमेंट एटली जैसे ही बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम भारत को क्या करने वाले हैं? आजाद करने वाले हैं। और ये इन्होंने क्या किया? 3 फरवरी 1946 को जो है प्रस्ताव पेश कर दिया। कहां पेश कर दिया प्रस्ताव? तो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। और आपको पता होगा कि 20 फरवरी 1947 और 20 फरवरी को घोषणा हो गया। जैसे ही घोषणा हुआ 20 फरवरी को पारित हुआ, 20 फरवरी को इन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं क्या करूंगा? तो 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। कौन छोड़ देगा भैया? तो ब्रिटिश छोड़ देगा। लेकिन ये पहले ही छोड़ दिया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? मार्च 1946 में। कब आया था? मार्च 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर क्या किया गया था साथियों? तो आपका किसकी स्थापना की गई थी? बहुत अच्छे, संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और मार्च में भी अगर डेट पीछे तो 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है ना। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें कुल 32 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 32 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पेंथिक लॉरेंस। कौन कर रहा था? पेंथिक लॉरेंस कर रहा था, ठीक है साथियों। ये सब आपको हम डिटेल से कराते रहते हैं, ठीक। पेंथिक लॉरेंस कर रहे थे। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। पेंथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव स्टोफर्ड क्रिप्स और व्यापार मंडल के अध्यक्ष,
ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो उन पर व्यापारियों का एक वर्ग का शासन था, तो ये सही है, व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं का देखभाल करता था, सही है। वो वेस्टोफेडिकल शैली के स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, तो सभी क्या है? वेस्टोफेडिकल मतलब क्या होता है? चित्रात्मक, और चित्रात्मक है और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? ये शुंग वंश के दौरान। आपको पता है शुंग वंश कैसा वंश था? ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण वंश था। और इसके राजा कौन थे? तो पुष्पमित्र शुंग, पुष्पमित्र शुंग थे। और इसका दरबारी कवि कौन था? तो पतंजलि था। और इसी के शासन काल में जो है महाभारत, रामायण और किसका? मनुस्मृति का अंतिम रूप से इसको संकलित किया गया, ठीक है ना साथियों। कथा मथुरा और गांधार कला के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मथुरा कला। आपको पता है कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। 78 ईस्वी में इसने क्या चलवाया था? तो शक संवत। इसी शक संवत को क्या करती है? शक संवत को भारत सरकार भी मानती है, संवत। ओके साथियों, कनिष्क के काल में दोनों कलाओं का विकास हुआ, सही है। नीले ग्रो बलुआ पत्थर और मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये भी क्या है? सही है। क्या कहता है? गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है। ओके, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, नीला गरे बलुआ पत्थर, नीला गरे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, नीला गरे बलुआ पत्थर। गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था, गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का नहीं, इसमें किसका प्रभाव था? यूनानियों का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? तो इसमें तो सभी क्या है? सही ही है, सभी क्या है? सही है। लेकिन कहीं कहीं कहता था भारतीय इतिहास के में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध है साथियों पुलकेन सेन द्वितीय से। और आपको पता है कि ये अभिलेख किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। और रवि कीर्ति ने बताया था कि पुलकेन सेन द्वितीय ने किसे? तो उस समय के पुष्टभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था? हरा दिया था। कब साथियों? तो 600। एहोल को क्या कहा जाता है? तेहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। इनमें से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है? तो लोकायत दर्शन या जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है चवाक को। किसे? चरवाक को जाना जाता है। चवाक एक भौतिकवादी, सांकुल, नास्तिक और एक अपरंपरागत विचारधारा है। चवाक के अनुसार कोई दुनिया नहीं है, इसलिए मृत्यु मनुष्य का अंत है और आनंद जीवन का अंतिम उद्देश्य। इस लोकायत दर्शन जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है, मतलब मजा वाला दर्शन है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन किसने दिया था साथियों? तो वैशेषिक दर्शन को दिया था कनाद मुनि ने, ठीक। किसने दिया था? कनाद ने दिया था। वैशेषिक दर्शन जगत का मूल उत्पादन परमाणु को माना है। इस दर्शन के अनुसार जीव का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम मुनि। गौतम मुनि अहिल्या को तारे प्रभु, गौतम नारी अहिल्या को तारे प्रभु वाला हाल है। तो गौतम रानी गौतम की ही पुत्री कौन थी? अहिल्या थी, ठीक है ना। तो न्याय दर्शन का मानना है कि कुछ भी तभी स्वीकार नहीं है जब तक कि कारण और अनुभव के विचार न हो। कहता है किस दिल्ली सुल्तानत ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? सबसे अधिक संख्या में नहरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और 1388 ईस्वी में, ठीक है ना साथियों। 1351 से लेकर 1388 तक ये शासन किया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने 150 कुएं, 100 पुल तथा 50 बांध बनवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था साथियों? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। किस पे? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, ठीक। प्राचीन भारत के एक्चुअली में क्या था, ज्यादा डिटेल नहीं बताया। एक्चुअली में क्या था, फिरोज शाह तुगलक के पिताजी जो थे ना, ये मुस्लिम थे और माता हिंदू थी। इसलिए इसे लगा कि कहीं दुनिया ये ना सोचे, उलेमा ये ना सोचे कि मैं क्या हूँ, हिंदू के प्रति सॉफ्ट हूँ। इसलिए शासक बनते एक साथ ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, बस सब क्या हो गया? खुश हो गया। प्राचीन भारत के संबंध में बाघ भट्ट का निम्नलिखित में से किससे? तो आपको पता है कि बाघ भट्ट के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं कौन?
राजीव दीक्षित जी करते रहते थे। तो राजीव दीक्षित जी के वजह से बागभट्ट जी चर्चा में, और इनका संबंध क्या था, चिकित्सा से था। ये महान चिकित्सक थे, इन्होंने तीनों विद्वानों एक महान चिकित्सक तिगरी माना गया। चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम चरक संहिता है। सुश्रुत द्वारा लिखी पुस्तक का नाम सुश्रुत संहिता है। ओके, और बागभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, अष्टांग संग्रह। क्या है, अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, बागभट्ट के द्वारा लिखा गया। चरक के द्वारा क्या लिखा गया साथियों, तो चरक के द्वारा लिखा गया चरक संहिता। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम क्या था, सुश्रुत। सुश्रुत, तो सुश्रुत के द्वारा क्या लिखा गया, सुश्रुत संहिता। इनके द्वारा लिखा गया चरक संहिता, और इनके द्वारा सुश्रुत संहिता। और आपको पता है ये तीनों व्यक्ति जो है मिलकर क्या किए थे, ये तीनों व्यक्ति ने आयुर्वेद चिकित्सा को बहुत आगे बढ़ाया था। चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग दिल्ली, दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है। तो चिराग दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है साथियों, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है, चिराग। नसरुद्दीन मोहम्मद चिराग दिल्ली 14वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे। वह विख्यात सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। इसी का क्या था, शिष्य था, ठीक है, डिसिपल था, ठीक है, शिष्य थे। और वह दिल्ली के चिश्ती संप्रदाय का अंतिम महत्वपूर्ण सूफी संत थे। उन्होंने रोशन चिराग दिल्ली की उपाधि दी गई थी। उनका उर्दू में अर्थ है दिल्ली का प्रबुद्ध दीपक। क्या अर्थ है, दिल्ली का प्रबुद्ध दीपक। ओके साथियों, अगला सवाल है, कहता है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। एकता मतलब क्या होता है साथियों, राज्य होता है। इल्तुतमिश कब शासक बना था, तो आपको पता है कि 1212 में बना था। किसके मरने के बाद, तो बिल्कुल सही है आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। तुर्क चालगानी की भी स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने। और उसका अंत किसने किया था, बलबन ने। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, फलों का अध्ययन है। इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है, इको मार्क का संबंध पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से में क्या मिलता है, इको मार्क मिलता है, ठीक है ना साथियों। कहता एक अनावृतकृत ऊर्जा का स्रोत है। एक अनावृतकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है, एक अनावृतकृत ऊर्जा का स्रोत है आपका साथियों पेट्रोलियम। क्या है, पेट्रोलियम एक अनावृतकृत। अनावृतकृत मतलब क्या होता है, अनवीकरणीय, अनवी करनी है, जिसे बार बार नया नहीं किया जा सके। और इसी का स्रोत क्या है, पेट्रोलियम। बाकी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम है। ये सबसे कम किस जिले में है साथियों, तो ये वैशाली जिले में सबसे कम है, ठीक है ना साथियों। 0 से 6 वर्ष के लिए कितना है, तो मात्र 904 है। कितना है, मात्र 904 है। इसके बाद आपका कौन ज्यादा जिला आता है, मुजफ्फरपुर 915 है, ठीक है ना साथियों। और इसके बाद आता है जहानाबाद, यहाँ का क्या है 922 है। कितना है, 922। और बेगूसराय का कितना है, 919 है, ठीक है ना साथियों। याद रखिएगा ये सभी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से सही है। अवनी रेखा का पैरा निशानेबाजी से सही है। और कृष्णा नागर का पैरा बैडमिंटन से सही है। लेकिन मीना गुहा का संबंध हॉकी से नहीं है। इनका संबंध किससे है, शतरंज से। किससे, शतरंज से, ठीक है। मीना गुहा क्या खेलते हैं, शतरंज। और नीरज चोपड़ा ने तो क्या किया है साथियों, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक। किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक में ये भी पदक जीत चुकी है, ठीक है ना साथियों। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, आपको पता है हम लोगों को क्या चाहिए, विटामिन ए। क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। इसी की कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी हो जाता है। और आपको पता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ओके, और विटामिन कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ओके साथियों, कोई समस्या हो तो बताइए। और ये कहाँ मिलता है, तो दूध, गाजर, और सबसे बड़ी बात है कि दूध और पालक में ये क्या होता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या चीज, विटामिन ए। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। किससे, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ओके साथियों, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1945 में की गई थी, ठीक है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। कहाँ है,
पेरिस में है। और यूनेस्को क्या करता था, आपका विश्व धरोहर स्थल स्थापित करता है। और कब किया गया था इसका स्थापना? अच्छा, एक सेकेंड, ये सब पेरिस वाला तो सही है, लेकिन ये आपका क्या है, 4 नवंबर 1945 को किया गया था। कब? 4 नवंबर 1945 को किया गया था पेरिस में। इसका मुख्यालय है और इसका प्रमुख कार्य विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देना या वैश्विक धरोहरों की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग। विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में है? विष्णु पद मंदिर बिहार के गया जिले में है। ओके साथियों, और इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। यह मंदिर मोक्ष दायिनी फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अष्टकोणीय आकार के इस मंदिर की भव्यता को बेहद आकर्षक बनाता है। ओके साथियों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किस से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होना चाहिए? तो प्राथमिक जो शिक्षक है उनके अंदर क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। काहे कि बच्चा क्या करेगा, आपको भूखा भूखा के पका पका के भूखा भूखा के पका पका के आपको परेशान कर देगा। तो धैर्य नहीं रहेगा तो आप बच्चे को मार बैठिएगा, और मारिएगा तो हो सकता है आप जोर से कान में मार दिए तो बच्चा कान से बाहर हो गया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? स्वर धरोहर उत्सव आयोग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में आपके सांस्कृतिक मंत्री कौन है साथियों? ये कमेंट बॉक्स में लिखने पर मिलेगा आपको पेटीएम पर पुरस्कार। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति। परम कामरूप कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी। कामरूप, परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी। उसके बाद परम अनंत कहाँ? गांधीनगर में। कौन सा? परम अनंत। और आईआईटी रुड़की में क्या है? तो परम गंगा, परम गंगा। ओके साथियों, ये सब क्या हुआ? स्टार्ट किया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां स्थापित किया गया था? तो ओके, कहता है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? साइक्लोन 1 का शुभारंभ किसके द्वारा किया है भारत ने? मिस्र के साथ। और मिस्र के प्रधानमंत्री अब्दुल फतेह अल सीसी क्या हुए थे? भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। और मिस्र का और फ्रांस दोनों का क्या है? सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिल चुका है, सर्वोच्च सम्मान। ठीक है साथियों, ऑर्डर ऑफ नाइल और ऑर्डर ऑफ फ्रांस। ठीक, कहता पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITU और फ्यूटर किस देश की में किया गया? तो देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम है ये कहां स्टार्ट किया गया था? स्पेन में। कहां स्टार्ट किया गया? स्पेन में। और स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड में। कहां? मैड्रिड में। ठीक है साथियों, कहता इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये बड़े राज्यों का स्थान में कर्नाटक प्रथम स्थान पर था, सही है। उसमें बिहार का स्थान अंतिम है, गलत है। इसमें बिहार का नहीं, यूपी का स्थान अंतिम है। हम तो सेकंड से दूसरे नंबर पर है, यही क्या है? गलत है। उसके बाद कहता है इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, सही है। और छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ राज्य है, सही है। तो इसमें क्या है आपका? बी गलत है। और बिहार जो है अंतिम से कितने स्थान पर है? थर्ड स्थान पर है, अंतिम से तीसरे स्थान पर है। यानी कि बिहार का रैंकिंग कितना है साथियों? 16वीं रैंकिंग है। कितनी रैंकिंग है? 16वीं रैंकिंग है। और यूपी का कितना है? यूपी का 18वीं रैंकिंग है। और पश्चिम बंगाल का 17वीं रैंकिंग है। ठीक है ना साथियों, कहता है फोर्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? 36वां। कौन सा स्थान मिला है? 36वां स्थान मिला है। ओके साथियों, और नंबर 1 पर कौन है? तो यूपीए क्या है? यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष वार्सला वॉन डर लियोन नंबर 1 पर है। ठीक है ना साथियों, और भारत की कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? 6 महिलाओं को। और इस 6 महिला में एक नंबर पर कौन है आपका? भारत से सीतारमण। दूसरे नंबर पर है रोशनी नाडर मल्होत्रा। 53वां स्थान किरण मजूमदार स्वच्छ। 77वां फाल्गुनी नायर 89वां। माधवी पुरी बुच्च जो कि सेबी के अध्यक्ष 54वां। और सोमा मंडल 67वां है। ओके साथियों, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 गोल्डन बूट पुरस्कार के लिए एम्बाप्पे ने जीता, सही है। सर्वाधिक गोल किया था, लगभग 11। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी ने जीता, सही है। अर्जेंटीना दूसरी नहीं, अर्जेंटीना तीसरी बार यह खिताब जीता। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंड्रो फर्नींडीज को दिया गया। तो ये क्या है आपका? ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का
स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आपको साथियों तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर किस पौधे को कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा विभाग के पौधे। इस पौधे के पौधे भूमि पर नम एवं छायादार स्थानों पर उगते। अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते। इस विभाग के पौधे में समान होता है तथा जाइलम एवं फल अनुपस्थित रहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है मॉस। इसका उदाहरण क्या है? तो मॉस है साथियों। उसके बाद क्या है? रिक्सिया है। क्या है? रिक्सिया। ओके साथियों। और उसके बाद क्या है? मर्केसिया है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। और कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। और जीवन को जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। ओके। अस्थि है। अस्थि क्या है साथियों? तो अस्थि एक संयोजी उत्तक है। क्या है? एक संयोजी उत्तक है अस्थि। पित्त का निर्माण कहाँ होता है साथियों? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। और यकृत में निर्माण होने के बाद पित्त जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में, जिसको आप लोग गोल ब्लैडर कहते हैं। और जब जब बहुत देर तक खाना नहीं खाते तभी, और हमारा शरीर जो है सबसे कितना लगभग 150 ग्राम पित्त डेली उत्सर्जित करता है। ओके। कहता मनुष्य का हृदय किस झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है? तो मनुष्य का हृदय जो है पेरिकार्डियम झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय के कार्डियोलॉजी और हृदय हृदय विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियो मीन्स होता ही है हृदय। ओके। और विक्र विक्र जो है विक्र विक्र किसके द्वारा घिरा रहता है? फुटजला झिल्ली के द्वारा। कौन घिरा रहता है? आपका विक्र घिरा रहता है फुटजला झिल्ली के द्वारा। और मोनेजिस के द्वारा क्या झूला रहता है? तो मस्तिष्क घिरा रहता है। मस्तिष्क मस्तिष्क इसके द्वारा घिरा रहता है। किसके द्वारा? मेनिस जिसको। और फ्लोरा के द्वारा विक्र। और पेरिकार्डियम के द्वारा क्या घिरा रहता है आपका साथियों? तो हृदय। कहता है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है ये चीड़ के पौधे का क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। ओके। और सर्वाधिक चीड़ कहाँ होता है? इंडोनेशिया में होता है। कुछ पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों के मित्र कोशिकाओं के कुछ पौधे टेनिन उत्सर्जी पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है। रेजिन उत्सर्जी पदार्थ वृक्ष के पुराने जाइलम संचित रहता है, जैसे चीड़। गोंद जैसे उत्पाद क्या होते हैं? बबूल और गोंद से। अब कहता है मास्टर निम्न में से मास्टर ग्रंथि कौन है? तो मास्टर ग्रंथि आपका प्यूटेटरी ग्रंथि। प्यूटेटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। सेला टेसल नामक अस्थि। प्यूटेटरी ग्रंथि से हार्मोन एस्टेब्लिश होते हैं। क्या चीज? वृद्धि हार्मोन, सोमेस्टोपिन हार्मोन, टीएसएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टीएसएच हार्मोन आपको पता है। उसके बाद क्या? एसीटीएच हार्मोन। ओके साथियों। और एलएच हार्मोन और पुटिका प्रेरण इकाई इत्यादि क्या होती है? प्यूटेटरी ग्रंथि के होती है। और प्यूटेटरी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ओके साथियों। वही है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? गेगा नामक रोग हो जाता है। ठीक। और इसकी कमी से बच्चों में क्रेटेनिज्म हो जाता है। और अग्नाशय की लैंगरहिंस द्वीपिका से क्या निकलता है साथियों? अग्नाशय के लैंगरहिंस के अल्फा और बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? ग्लूकोगोन। ग्लूको का गोन निकलता है अल्फा से। और बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। ओके साथियों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंग अधिविक्र ग्रंथि एडिनल प्रत्येक विक्र के अग्रभाग में पाई जाती है। अधिविक्र। ओके साथियों। आइए आगे चलते हैं। एड्रेनल ग्रंथि ये कहाँ पाया जाता है? तो विक्र के ऊपर पाया जाता है। विक्र के ऊपर पाया जाता है। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट था। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? पक्षी और चमगादड़ के अंग समजात अंग के उदाहरण है। विभिन्न जंतुओं की संरचना के अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न विभिन्न वातावरण में रहने वाले वस्तु जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो संरचना व उत्पत्ति की दृष्टिकोण से समान होते हैं, परंतु अपने वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेढक, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद, ये क्या है? समजात अंग है। लेकिन यहाँ क्या है? तथा निम्न में से किस भौतिक राशि में इकाई में समय का, तो देखिए त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? त्वरण इसका आंसर हो जाएगा। चाल का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ओके साथियों। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेग का भी होता है। बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति जड़त्व। और जड़त्व की परिभाषा कौन देता है? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन गति का प्रथम नियम देता है। ओके साथियों।
और साथ ही साथ आपको पता ही है कि इसे क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। और इन्वर्टर क्या करता है, तो इन्वर्टर एसी को एसी टू डीसी करता है, एसी टू डीसी। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को, किसको, वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, ठीक है। और ट्रांसमीटर क्या करता है, तो ये नापता है कि कितना बिजली गुजर रहा है, क्या हो रहा है सब। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी, तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना। तो अगर आपको क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना, तो यहाँ 2v² कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का मान 4 गुना बढ़ जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। कोई समस्या तो नहीं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो कहलाती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। और जिससे होकर प्रकाश आर पार जा सकती है, प्रकाश आर पार जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पारदर्शी। और प्रकाश आर पार नहीं जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है साथियों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है आपका, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई, सॉरी हाँ ठीक है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आइए आगे चलते हैं। कहता है दूर दृष्टि दोष, जैसे ही दूर है, दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है और इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उत्तल लेंस लगाते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, और अबिंदुकता के लिए, दुखता के लिए बायफोकल लेंस लगाते हैं। वोल्ट मीटर का क्या कार्य है साथियों, तो वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने का कार्य कौन करता है, वोल्ट मीटर करता है। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। गैस का दर में परिवर्तन कहलाता है, गैस का दर में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतराण्विक बल। और अंतराण्विक स्थान पदार्थ के अणुओं के बीच उपस्थित स्थान अंतराण्विक अनुसार। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बीच जो होता है वो नाभिक बल होता है, और जो कि संसार का सबसे मजबूत बल है, लेकिन इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो ये किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, पृथक्करण की विधि द्वारा। किसके द्वारा, पृथक्करण की विधि द्वारा दो अविस्मरणीय द्रव पदार्थों को अलग किया जा सकता है पृथक्करण की विधि द्वारा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, भौतिक परिवर्तन है क्या है साथियों, जल का जमना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3। परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है साथियों, परमाणु के नाभिक के नजदीक होती है के, आपको पता है KLMNOP ऐसे होता है, तो सबसे नजदीक क्या होगा साथियों, के होगा, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, उसके बाद O, उसके बाद P। ओके, और कुल कितनी कक्षाएं होती है साथियों, तो 7 कक्षाएं होती है। इनमें से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जाता है, तो लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जाता है जस्ता की परत चढ़ाकर। आप लोग देखे होंगे, आपके घर में लोहे की कढ़ाई होगी तो कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन रहता है, तो C20H2042 कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। एल्केन क्या रहता है, कमरे में ठोस अवस्था में रहता है। ओके, अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति का अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है।
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में वो क्या कर सकते हैं? वकालत नहीं कर सकते। एक बार आप उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से आप कहीं वकालत नहीं कर सकते। खाइए पीजिए और पेंशन के रुपया से क्या कीजिए? घर में सोइए और समाज सेवा का काम कीजिए। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? कृषि आता है राज्य सूची। अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में। कब की गई? 1992 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। ओके साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अनंत वर्षों का होता है। जब तक है तब तक रहेगा। राज्य के अधीन क्या है? तो केवल बाह्य संप्रभुता नहीं, केवल आंतरिक संप्रभुता नहीं, बाह्य और आंतरिक दोनों संप्रभुता है। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय संविधान में मताधिकार वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है और ये वोट देने का अधिकार से मतलब है। मताधिकार का मतलब पहले यह 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करने से 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु। या किसने कहा था? यह प्रसिद्ध कथन किसका है? अरस्तु महोदय का है। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और नेहरू महालनोबिस सेकंड पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित था। किस पर? नेहरू महालनोबिस मॉडल पर। ओके साथियों, कहता है और हेराल्ड डोमर दो अलग अलग क्या थे? अर्थशास्त्री थे जिनका संबंध कहां से था? अमेरिका से था। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके साथियों, बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रगण्य जिला कौन सा है? बिहार में धान के उत्पादन में सबसे अग्रगण्य जिला है रोहतास। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो महाविस्फोट सिद्धांत का संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। निम्न में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। ओके साथियों, कहता है निम्न में से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये घोषणा क्या था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। और इसे आर्यभट्ट का क्या कहा जाता है? सूर्य सिद्धांत कहा जाता है। भास्कर वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, उन्होंने ब्रह्मा सूत्र और शंकर के माया के सिद्धांत भास्कर का 12 कार्यों में बृहद संहिता और पंच सिद्धांत शामिल है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इनमें से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो समय की प्राकृतिक इकाई कौन सी नहीं है साथियों? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मानक समय समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। मानक समय तो किसी देश का होता है, जैसे भारत का क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, मानक समय रेखा। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां? सवाना घास का मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहां? अफ्रीका में। अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। क्या है? कच्छ। वैसे तो सबसे बड़ा जिला होना चाहिए तो लेकिन ले का बहुत सारा क्षेत्र क्या है आपका? अभी ले को भी बताया जाता है, इसलिए ये क्या है? कंफ्यूजन सवाल है। ले का बहुत सारा क्षेत्र जो है अक्साई चीन में है, इसलिए कहा जाता है कि अगर वो वापस आ जाए सबसे बड़ा जिला कौन होगा? ले होगा। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है? तो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है बुलर झील। और भारत के सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी के झील है क्या? चिल्का झील। और भारत का सबसे बड़ा खारा पानी वाला झील है सांबर झील, राजस्थान। पता है किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की थी? ये नई जनसंख्या नीति की शुरुआत किसने की थी? नागपुर ने। और नागपुर में कौन है साथियों? महाराष्ट्र।
अच्छा, ये तो उत्तर प्रदेश ने किसने की? उत्तर प्रदेश ने। नई जनसंख्या नीति की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश ने। हम दो हमारे दो, शेर के बच्चे एक ही अच्छे। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी जो है ये क्या कहलाती है? जैविक मरुस्थल कहलाती है। कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है साथियों? तो सदाबहार वर्षा वन वायु में क्या पाया जाता है? सबसे कम तापांतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोब कार्बन उत्सर्जक राज्य है? यह है चीन। सबसे ज्यादा क्या करता है? कार्बन का उत्सर्जन करता है। आइए, कहता है बेचते समय एक व्यापारी अंकित मूल्य का 40% छूट देता है और 30% हानि होता है इसे। तो 100 का मान लीजिए चीज, 100 का चीज है, एक व्यापारी अंकित मूल्य 50, 100 में 40% छूट दे दिया ये बेचारा, तो बेचा कितने में? 60 में बेचा। कितने में बेचा? 60 में बेचा और देता है, और 30% की हानि होती है। और इसको किसकी हानि होगी? तो 30% की हानि होगी, यानी कि 30% का मान कितना है? 60 है। 100% का मान, तो इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 100 का 100 में बेच देंगे तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये निकालना है। तो पहले 300, 100 का मान कितना होगा? 60/30 गुना 100, यानी कट जाएगा, कितना होगा? 200। अच्छा, अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना? चलिए, तो क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? 60 गुना 100/100 माइनस 30 बराबर 60/70 गुना 100 बराबर 600/7। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत कैसे हो निकलेगा? 100 माइनस 100/7, यानी कि 100/7, सॉरी 600/7, ये निकल गया। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? 600/7, 600/7/100 गुना करेंगे सब कुछ। इसका सही जवाब कितना आएगा? 16.5 होल 1/3%। 16.5 होल 1/3%। चालीस परसेंट की छूट देता है तो उसको कितना परसेंट का हानि होता है? 30% का। तो वैसे तो उसको 40 का, तो दूसरे तरीका से भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। आइए, एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ₹1 है, तो मूलधन बताइए। आप बताइए, ये तो CI माइनस SI वाला फॉर्मूला से लगेगा और इसका अंतर कितना होगा? तो ये होगा आपका ₹625। हम आंसर करा देते हैं। पता है, कक्षा के 10 लड़कों का औसत आयु 2 वर्ष है। यदि 7 वर्षीय और 5 लड़के कक्षा में प्रवेश लेते हैं, कक्षा 10 लड़कों का औसत आयु 12, तो 12 दहिया 10, 120 हो जाएगा। और 7 वर्षीय 5 लड़के, 7 × 5 = 35, 120 + 35, 5 का 5 5, 155। अब कितना हो गया? 10 5 5, 10 5 15 लड़का, 155/15, तो 15 से काटेगा, 15 कम 15, ठीक, फिर 0, फिर 15 45। ओके, कितना आएगा लगभग? इसको भाग करना है और अपना क्या करना है? निकाल लेना है। अच्छा, 12 लड़का था, ठीक है, 10 लड़कों का औसत आयु और 7 वर्षीय 5 लड़के, 7 वर्षीय 5 लड़के कक्षा में प्रवेश, लड़कों के औसत आयु कितने होंगे? तो 7 वर्षीय, अच्छा 7 × 5 = 35, तो 120 प्लस कितना? 35 हो गया। और यहाँ कितना है? 10 लड़के का औसत आयु 12 वर्ष है। तो अब कितना है? 12 5 15, तो 115, 55/5 करिएगा, आपका क्या होगा? सही जवाब आ जाएगा। ठीक है। आंसर तो गड़बड़ दिया है, आंसर मिल ही नहीं रहा है। सवाल क्या है? गड़बड़ है। चलिए, प्रोसेस अपना सही है। कहता है राहुल और अंकित मिलकर 8 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। अंकित और सोनू उसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। राहुल बार अंकित बार मिलकर कितना दिन में बनवे छो? 8 दिन में। राहुल प्लस अंकित 8 दिन में।
तो अंकित और क्या है सोनू मिलकर कितना दिनों में 10 दिनों में, और सोनू और राहुल मिलकर कितना दिनों में 12 दिनों में। तीनों कैल्शियम निकाल लो, तीनों कैल्शियम कितना होगा साथियों 120। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, ये 15, ये कितना हो जाएगा साथियों 12, और ये कितना हो जाएगा 10। कितना दिन बना सकते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस आर प्लस एस तीनों कर देते हैं, और ये तीनों का मान कितना है 37। तो 240/37, 240/37 क्या हो जाएगा इसका आंसर 240/37 सही तो है। एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ तल में का क्षेत्रफल और उसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु है के क्षेत्र पृष्ठ तल का क्षेत्रफल और उसके आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय शंकु आप लोग जानबे करते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है लंबवृत्तीय शंकु है। ओके, और कहता है शंकु का आयतन क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। और लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल कितना, तो पृष्ठ तल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है साथियों, ये तो आर है, आर हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल का 12 सेंटीमीटर, रेडियस भी 12 है और पाई आर एल भी 12 है। पाई आर एल तो क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 12 गुना एल, एल का मान अब कितना निकलेगा यहाँ से 13, कितना निकलेगा। अब शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन। अब सबका मान रखिएगा तो कितना आएगा 240 पाई, कितना आएगा 240 पाई आ जाएगा, ठीक ना। तो निकाल लीजिए इससे। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर से एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्ष में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि के 250 कम उधार दी गई राशि कितनी थी। तो 5% दर से दिया जा रहा है वार्षिक दर से 15 वर्षों में, तो 15 पचे 75% ब्याज उसको कितना मिला टोटल 75% मिल गया होगा। ओके, और यहाँ 250 तो 25% का मान कितना है 250, तो 100% का मान कितना होगा 250/25, 25 दहिया यानी कि कुल कितने हजार रुपया 1000 रुपया। ओके साथियों, अतः एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट को 10% लाभ पर बेचा। ओके, और यदि वह 20% कम में खरीदता और 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता तो 40% की आमदनी होती। तो बताए कि टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अंकित मूल्य कितना होगा 5000। 80 छात्रों का एक कक्षा में 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 60% क्या खेलता है क्रिकेट खेलता है, 45% फुटबॉल खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलता है, 10% क्रिकेट, 10% छात्र ना क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल, 10% कुछ नहीं खेलता है। केवल फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 60 + 45, तो 60 + 45 कितना हो जाएगा 60 और 45, 5 और 6 4 10 11, तो लगभग क्या है, और 10% तो कुछ खेल ही नहीं रहा है, क्या करना पड़ेगा। और 80 छात्र है, अरे थोड़ी तब तो सब कुछ दिले है। 80 का निकाल दीजिए पहले 60%, 80 का 60% कितना आता है साथियों 48। ओके, उसके बाद क्या है 80 का 45%, 80 का 45% निकाल दीजिए कितना आएगा 36। तो ये दोनों 8 6 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 8 6 14 4 बाकी 1 और 7 4 3 7 1 8, 84 हो ही गया, यही 84 हो गया। लेकिन 10% तो कुछ नहीं ना खेलता है, तो 80 का 10% निकालिएगा ना 8, टोटल कितना हुआ 72। अब 72 लड़का है टोटल, ठीक ना, और 84 लड़का, तो 12 लड़का केवल फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या है 36 - 12 यानी कि कुल कितने हैं 24, कुल कितने वाला बच्चा केवल फुटबॉल खेलता है 24। ओके, कैसे बना समझ में आया नहीं आया, चलिए सॉल्यूशन टेलीग्राम पर दे देंगे, समझ लीजिएगा, नहीं तो एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन बराबर आ ही नहीं रहा है।
7 के पहले 7 गुना का औसत क्या होगा? 7 का 7 14 7 21 7 28 7 55 7 42 7 49 लिख के आप इसका औसत निकाल दीजिएगा। इसका औसत कितना आएगा? 1 7 गुना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो 7 गुना 28 और 28 गुना 7 का मान कितना आएगा? 28 गुना 7 और बटे 7, तो 7 7 कट जाएगा, मान 28 से ना आएगा। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कहता है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 क्रमिक है, सम संख्या, औसत कितना है? 25 है। तो औसत हमेशा बीचे वाला होता है, 25 सबको जोड़ के। अब क्या करना है? 6x + 30 बराबर कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कितना? 30 माइनस कितना आएगा? 20, यानी कि अंतर कितना होगा? 10। अब देखिए रीजनिंग की सवाल आ गई है। पता है नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सा क्रम होगा? 3 3 ले सकते हैं, इधर से लीजिए 3, उसके बाद ऐसे जा रहे हैं तो 3 6 1, उसके बाद यहाँ लिखिए 3 3 1 और क्या है? 5। तो बचा क्या? तो 4। इसका भी अपोजिट कितना होगा साथियों? 4 होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पता 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। किधर मुख करके बैठा है? केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। घर में बैठकर ताश खेल रहे हैं। विजय सुधीर के बाएं है। विजय किधर है साथियों? तो विजय सुधीर का बायां है। अगर मान लीजिए ये सुधीर है तो ये विजय है। सुधीर विजय, विजय सुधीर के बाएं है। अमन राकेश और सौरभ के बीच में है। अमन कहाँ है? अमन जो है राकेश और सौरभ के बीच में है। अमन यहाँ लिख देते हैं राकेश और यहाँ लिख देते हैं सौरभ। के बीच में क्या है? अमन है। सौरभ के बीच नीरव अमर के बाईं ओर है। नीरव क्या है? तो नीरव जो है, नीरव अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीरव हो जाएगा। नीरव हो जाएगा। तो सुधीर से अमन का स्थान कौन सा है? तो सुधीर कहाँ? यहाँ है। और अमन का स्थान 1 2 2 क्षेत्र क्या है? बाईं ओर। 2 स्थान बाईं ओर होगा। और अगर दाएं से चलेंगे तो 1 2 3 चौथा, दाएं से तीसरा। दाएं से तीसरा, बाएं से। यदि 20 मार्च 2023 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को क्या होगा? क्या कहता है? 20 मार्च 2023 को रविवार था। 20 मार्च 2024 को क्या है? रविवार है। तो 20 मार्च 2012 को क्या होगा साथियों? तो कितने जोड़े गए हैं? जोड़े गए अधिवर्ष कितने हैं? तो 16 20 और 24 तीनों है, यानी कि 3 और ये इतना, तो क्या है? 13 + 3 कितना होगा? 15। अर्थात एक विषम दिन आ गया। एक विषम दिन आ गया, यानी कि एक दिन क्या होगा? घट जाएगा। रविवार था तो रविवार में एक दिन घटेगा, क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो नहीं बनाया जा सकता है रिटर्निंग। क्या रिटर्निंग नहीं बनाया जाता है? क्योंकि RETIR डबल आई है यहाँ, तो यहाँ डबल आई है ही नहीं कहीं। हिप्सोफोबिया ऊंचाई, क्या है? हाइलोफोबिया, हाइलोफोबिया का संबंध किससे है साथियों? तो जंगलों से। जिस तरह हिस्सोफोबिया में ऊंचाई से डर लगता है, हाइलोफोबिया में जंगल से। विषम ज्ञात कीजिए। विषम ज्ञात करना। मेजर, मेजर का विषम क्या होगा साथियों? मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल, ये सभी थल सेना में होता है और ये किसमें होता है? नौ सेना में होता है। ठीक है साथियों। निम्नलिखित चित्र में आयत किसको दिखाता है? आयत आलोचकों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज चालकों का प्रतिनिधित्व करता है। और वर्ग फुटबॉल खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है जो चालक नहीं है? तो चालक किसमें? ये है चालक, ठीक है। और फुटबॉल, तो फुटबॉल किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? फुटबॉल इसमें क्या है साथियों? ये है आपका फुटबॉल। कहता है जो फुटबॉल खेले और चालक नहीं है तो वो आपका क्या है? ई होगा। ई और डी, ई और डी क्या हो जाएगा? ऐसा व्यक्ति है जो चालक नहीं है लेकिन फुटबॉल खेलता है। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। श्रीकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। कितने दिन पहले? 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। शक्तिकांत किस दिन जन्म लिया? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को क्या था? 15 अगस्त 1999 को क्या था?
रविवार था, ठीक ना। और कह रहा है कि क्या है 28 दिसंबर 1999 को शशिकांत का जन्म हुआ। और किसका शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ? तो 15 अगस्त को हुआ। अब 15 अगस्त के बाद क्या करना है? जाना है 15 सितंबर और 15 अक्टूबर। 15 सितंबर और 15 अक्टूबर होता तो क्या हो जाता? सीधे 60 दिन, ठीक। तो इसमें कितना दिन है? 16 दिन। आप प्लस कितना? 28 दिन। तो टोटल कितना दिन हो गया? 44 दिन। और जब 44 को 7 से भाग करेंगे तो कितना दिन शेष बचेगा? 2 दिन शेष बचेगा। यानी कि जन्म रविवार प्लस 2 दिन, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, तो किस दिन हो जाएगा? मंगलवार को हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। श्रृंखला 1 2 3 10 में 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 1 के बाद 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 2 प्लस माइनस 1, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1। अब 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 99 आएगा। क्या आएगा? 99 आएगा, ठीक है। एक बार स्क्वायर करके जोड़ते हैं, एक बार स्क्वायर करके घटाते हैं। कहता है 3 9 15 में किसमा पद क्या होगा? तो Tn बराबर क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ये किसमा पद आ जाएगा? कितना? 127। तो ये था साथियों आपका केस। क्या थी? आपको तो शुरू में ही बता दिए, ये था आपका सेट नंबर कितना? 5। ओके, डिटेल डिस्कशन साथ एडुटेरिया सेट नंबर 5। अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग क्या कीजिए? दबा के पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस केजीजी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। ओके, और अभी हम लोग थोड़ा देर में चंद्रयान 3 के बारे में पूरा डिटेल करेंगे और इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग इसको भी जरूर देखिएगा। चलिए, आते रहे हैं फिर से।